देखिए असाइनमेंट कर रहे थे हम, 108 का आंसर गलत है, इसका आंसर होगा सी। आंसर में टाइपिंग मिस्टेक है। इनफाइनाइट से जब n बराबर 1 पे आएगा तब क्या होगी, हाईएस्ट एनर्जी। तो आंसर में प्रोबेबली टाइपिंग एरर हुई है, तो आप इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, आप देखेंगे कहीं कहीं जैसे 113 में ये दिया हुआ है, ए ऑप्शन में 1 ± 523, तो ये जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था ये बेटा सॉफ्टवेयर एरर है, सॉफ्टवेयर एरर है ये। इस असाइनमेंट में ये एरर है, आगे नहीं है। तो इस असाइनमेंट जब भी इस तरीके से आए उसको मान के चलिए 1.523, ठीक है। अब मेरे पास प्रिंटेड कॉपी है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, तो हो सकता है इवन कि ये आपके में एरर भी ना हो, ये भी हो सकता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन मेरे पास जो प्रिंटेड कॉपी है ये, इसमें ये प्लस माइनस करके दिया है, ठीक है। ये ड्यूरिंग प्रिंटिंग एरर आती है, तो पता नहीं आपके पास जो दिए हैं जो सॉफ्ट कॉपी में असाइनमेंट है वो है कि नहीं, लेकिन अगर ये है एरर तो आप इसको ये कर दीजिए, अगर ये यही दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए अभी तक हम पढ़े क्या, अभी तक एक बार रिवाइज करते हैं पूरा। आज एक हम हिस्ट्री से पढ़ते हैं एटम की। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई केमिस्ट्री क्या होती है, तो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि भाई स्टडी ऑफ मैटर होती है केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई मैटर का सबसे छोटा क्या होता है, भाई मैटर में अलग अलग चीजें होती हैं, एटम। तो एटम की हम स्टडी कर रहे थे इस चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो सदियों से इंसान को ये रहा है कि भाई एटम होता कैसे है। तो मैं आपको बताऊं, सन 1850 से लेकर 1930 तक, 1850 से 1930 तक जितना साइंटिफिक वर्ल्ड था उसमें बहुत सारी नई चीजें आई, जिसको इन नई चीजों को आप पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। सर ये तो 150 साल पुरानी फिजिक्स है, इसको हम मॉडर्न बोलते हैं। हाँ, क्योंकि जो नॉर्मली फिजिक्स आपने 9-10 तक पढ़ी है, या अभी जो आपको सलीम सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वो सारी की सारी आती है क्लासिकल फिजिक्स। ओल्ड नहीं बोलते हैं, ओल्ड फिजिक्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। जैसे कोई मूवी होती है बहुत, जैसे शोले को हम बोलते हैं कि शोले इज अ क्लासिक मूवी, तो ओल्ड ना बोलकर उसको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या बोल देते हैं, क्लासिकल। तो जो न्यूटन वाली फिजिक्स आपने पढ़ी, F = ma, ठीक है, ये है क्लासिकल फिजिक्स। तो ये अपनी 1600 के आसपास शायद डिस्कवर हुई थी, और 1930 तक ये फिजिक्स अपनी खूब चली। लेकिन 1850 से 1930 के बीच में बहुत ज्यादा डिस्कवरीज हुई, बहुत ज्यादा नए नए फिनोमिना आए, नए नए आइडियाज आए, मतलब इट वाज अ रिवॉल्यूशन। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, आफ्टर 1930 अभी तक कोई मेजर काम नहीं हुआ है, कोई भी एक सिंगल मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है अभी तक साइंस की फील्ड में। इसके बीच में बहुत सारी नई नई चीजें आई थी, लेकिन 1930 से आज 2020 हो गया है, तो आया क्या है, सिर्फ कोरोना, और कोई नई चीज नहीं आई, ठीक है ना। तो वैसे कोरोना वायरस भी आपको पता होगा कि बहुत टाइप के होते हैं। अभी ये जो चल रहा है इंसानों में, नोवल कोरोना वायरस है, चलिए छोड़िए खैर। तो 1850 से 1930 तक बहुत सारी चीजें डिस्कवर हुई, और लोगों को पता नहीं था कि एग्जैक्टली चीजें हैं क्या, लोग अपने आइडियाज देते थे। तो देखिए सबसे पहले, अब ईयर में लिख रहा हूं, ईयर हो सकता है एग्जैक्ट ना हो, ठीक है। आज बेसिकली मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, कहानी के थ्रू जितनी चीजें अभी तक हमने पढ़ी है उनको जोड़ेंगे कि क्या हो रहा था साइंटिफिक कम्युनिटी में, और बीच बीच में कुछ चीजें भी पढ़ेंगे। तो 1808 के आसपास, ईयर मुझे याद नहीं बेटा ठीक से, 1808 नहीं तो 1810 होगा, नहीं तो 1806 होगा, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में जो उसने स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल था उसको क्या नाम दिया था, एटम। और एटम को क्या माना गया कि स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल।
आज भी हम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर इसको फर्दर सब डिवाइड करोगे तो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा। लेकिन उस समय इसको क्या मानते थे कि एटम किसी से भी मिलके नहीं बना है, एटम से छोटा कुछ नहीं होता। उस समय सबसे छोटा पार्टिकल क्या मान के चलते थे हम? एटम। एटम से छोटा कुछ भी नहीं बना। ठीक। फिर 1897 में साइंटिस्ट था क्रुक्स, उसने किया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उस 1897 में क्रुक्स ने किया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक। तो अब हम पहले पढ़ेंगे ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इसके मायने क्या थे, और फिर इससे आगे चीजें क्या डेवलप हुई, और साथ साथ उसके बाद मैं आपको ये हिस्ट्री भी पढ़ाता रहूंगा। तो हेडिंग डालो क्रुक्स। क्रुक्स ट्यूब या कैथोड रे apparatus। क्रुक्स ट्यूब या कैथोड रे apparatus। क्रुक्स ट्यूब या फिर कैथोड रे apparatus। देखो ये देखो, ये ग्लास ट्यूब ली, ये कनेक्टेड है किससे? वैक्यूम पंप से। वैक्यूम पंप क्या करेगा? यहां पर वो वैक्यूम क्रिएट करेगा। तो प्रैक्टिकली तो वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन यहां पर क्या ले आएगा? वेरी लो प्रेशर। ये क्या किया? यहां पर 10,000 वोल्ट लगा दिया, वेरी हाई वोल्टेज। ठीक। तो अब एक बात बताओ, वेरी हाई वोल्टेज लगा दिया, तो क्रुक्स का क्या था भाई कि भाई जब यहां पे प्रेशर क्या था? 1 atm था, यहां उसने क्या लगा दिया? एमीटर। एमीटर से क्या पता चलेगा कि करंट बह रहा है कि नहीं? अब तुम खुद बताओ, ये करंट बहना चाहिए कि नहीं बहना चाहिए? भाई करंट नहीं बहना चाहिए। सर क्यों करंट नहीं बहना चाहिए? क्योंकि करंट कब बहता है? जब सर्किट कंप्लीट होता है कि नहीं? करंट कब बहता है? जब सर्किट कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल हाई टेंशन वायर पे चिड़िया अगर बैठ जाती है तो चिड़िया को करंट नहीं लगता, क्योंकि सर्किट नहीं कंप्लीट होता है। तो सर्किट जब तक ये यहां से यहां तक किसी चीज से कनेक्टेड नहीं होगा, एनी हाउ यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ये सर्किट क्या रहेगा? इनकम्प्लीट। ठीक है। तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता। तो एमीटर में 1 atm पर क्या होगा? नो डिफ्लेक्शन, यानी नो करंट। अगर प्रेशर 1 atm रखा तो भाई गैस थी यहां पर, और गैस क्या होती है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई। जब प्रेशर रखा 10⁻⁻² atm, तो क्या हुआ? एक कलर्ड ग्लो आ गया। यहां पर ट्यूब हल्की हल्की सी चमकने लगी। चमकने लगी यानी जैसे कि ट्यूबलाइट होती है, वो तो व्हाइट लाइट से चमकती है, लेकिन आपने देखा होगा जगह जगह लाइट्स लगी रहती हैं, नियॉन लाइट्स जिनको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पिज्जा, ठीक है, तो ये लाइट लगी रहेगी, ये ऐसे 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 ब्लिंक करेगी, ये लगातार ये जलती रहेगी। किसी रेस्टोरेंट में, मॉल में आप जाएंगे तो बाहर इस टाइप की लाइट्स लगी रहती हैं। मैंने इमेज भेजी है आपको, इमेज एक तो देख लीजिए। इनको बोलते हैं नियॉन लाइट्स। क्या बोलते हैं? नियॉन लाइट्स। ठीक है। तो हल्का हल्का इसमें क्या आने लगा? कलर्ड ग्लो। ठीक। और कलर्ड ग्लो आया, और साथ में क्या आ गया? हल्का सा करंट। करंट आया, ये कैसे पता चला? भाई इसकी सुई हल्की सी
डिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब यहाँ पे करंट आ रहा। जब प्रेशर और कम कर दिया, जब प्रेशर और कम कर दिया तो क्या हुआ, ग्लो गायब हो गया, लेकिन करंट अभी भी था। ग्लो गायब हो गया और करंट अभी भी था। तो पहली बात, करंट बह रहा है। करंट बह रहा है का इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैथोड तो निगेटिव होता है, ये कैथोड है। अभी कुछ भी लिखना नहीं है, अभी मैं लिखवा दूंगा सब, पहले समझो, ये सब भी कुछ नहीं लिखना है। ये एनोड है, ठीक है। तो एनोड क्या होता है, अभी पॉजिटिव मानते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी है। ये इसको बैटरी दिखाते हैं, इसमें छोटा वाला निगेटिव होता है, बड़ी वाली लाइन क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या माना जाए, करंट बह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट कंप्लीट हुआ होगा, है कि नहीं। करंट बह रहा है इसका मतलब क्या है कि सर्किट कंप्लीट हुआ होगा, यानी यहां से कुछ, अब इसके अंदर वेरी लो प्रेशर की गैस है, और गैस क्या होती है, पुअर कंडक्टर। भाई अगर करंट गैस की वजह से बहता तो सोचो, जब 1 एटीएम था तो करंट ज्यादा होना चाहिए था, भाई प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया इसका मतलब क्या हुआ, गैस इसके अंदर जो थी वो तुमने क्या कर दी, कम कर दी। तो अगर गैस इसके अंदर ज्यादा है तो करंट बह नहीं रहा, और गैस जब तुमने कम कर दी, भाई गैस का प्रेशर कम यानी गैस कम, तो करंट क्या हुआ, बहने लगा। इसका मतलब पहली बात, कुछ भी हो, ये करंट गैस की वजह से तो नहीं होगा, है कि नहीं। अब करंट बह रहा यानी कैसे ना कैसे यहां पे सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि या तो यहां से यहां कुछ जा रहा होगा जो हमें दिख नहीं रहा, इनविजिबल है, या तो यहां से यहां कुछ जा रहा होगा जो कि इनविजिबल है, हमें दिख नहीं रहा। तो अब कहां से कहां जा रहा है, तो माना गया कि भाई कैथोड से जा रहा होगा। कैसे पता चला, जब यहां पर ये देखो एनोड है, जब परफोरेटेड एनोड लिया गया। कैसा एनोड, परफोरेटेड एनोड। सर ये क्या चीज होती है परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब बेटा ये देखो, जैसे जिसमें एनोड में जिसमें होल्स हो, ये देखो, देखो इसको बोलेंगे हम क्या, परफोरेटेड एनोड। देखो ये कैसा एनोड है, बीच बीच में इसमें छेद है। तो ये माना गया कि जो भी पार्टिकल, अब यहां हमने क्या लगा दी, एक ZNS की स्क्रीन, स्क्रीन मतलब यहां पे ZNS की लेयर बना दी। तो अगर कोई पार्टिकल इधर से इधर आ रहा होगा, इधर से इधर आ रहा होगा, तो क्या होगा, इस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, इस पे कैसा ग्लो आता, इस पे कोई ना कोई ग्लो आएगा। भाई अगर यहां पर ग्लो आ रहा है इसका मतलब पार्टिकल इधर से आ रहा है, तो इधर ग्लो आने लगा। तो हमने क्या माना, साइंटिस्ट ने, क्रूक्स ने क्या माना कि इधर से इधर कुछ आ रहा है। अब कुछ में मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं पार्टिकल, लेकिन उस समय लोगों को पता नहीं था कि वो पार्टिकल है। तो लोगों ने बोला क्या आ रहा, हमें पता ही नहीं कुछ। बस इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं क्रूक्स रे अपरेटस की, या कैथोड रे प्रॉब्लम बोलते थे उस समय, कि जब तुम वेरी लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज लगाकर इस तरह से करोगे तो क्या होगा, इधर से इधर कुछ आएगा। अब वो कुछ क्या है पता ही नहीं, ठीक। कुछ आ रहा है ये कैसे पता, क्योंकि कुछ आ रहा है तभी तो करंट आ रहा है, और वो करंट गैस की, मेनली गैस की वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो मेनली गैस की वजह से आता तब तो जब ज्यादा प्रेशर था तो ज्यादा करंट, और कम प्रेशर तो कम करंट, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। इसका मतलब कुछ आ रहा है जिसका मेन कारण क्या है, गैस नहीं है, पहली बात। या हो सकता है इतने हाई प्रेशर में गैस की वजह से ना आ पा रहा हो, जब प्रेशर कम किया यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल कम हुए तो आ पा रहा है, ठीक। और इधर से इधर आ रहा है ये कैसे पता चला, यहाँ पर जब ZNS जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे कुछ पड़ेगा तो उन्होंने माना ग्लो करेगा। तो जब यहां से, अब जब इनविजिबल था पार्टिकल, दिख तो रहा नहीं, तो यहां पे स्क्रीन लगाई गई। जब यहां पे स्क्रीन लगाई गई तो ये ग्लो करने लगी। जब ये ग्लो करने लगी तो ये बात तय हो गई कि कुछ कैथोड से आ रहा है। क्या आ रहा है, पार्टिकल आ रहा है कि रे आ रही है। आपने वर्ड सुना है कैथोड रे,
तो रे क्या होती है? रे मतलब लाइट। रे मतलब क्या होता है बेटा? लाइट। और लाइट का क्या मास होता है? नहीं। पार्टिकल क्या होता है? मैटर, जिसका क्या होता है? मास। तो ध्यान रखना, रे का मतलब क्या होता है? कोई भी मास नहीं। और पार्टिकल का मतलब क्या होता है? मास। रे का मतलब क्या है? कोई भी मास नहीं, वो क्या है? सिंपल लाइट, मासलेस। और पार्टिकल का मतलब क्या होता है? पार्टिकल का मतलब होता है जिसके पास मास है। अच्छा, अब ये सोचो, ये आया था 1879 में, एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसके पहले तक साइंस कितनी तरक्की कर चुका था? साइंस ये देख चुका था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो चुकी थी, और इतना पता था कि भाई पॉजिटिव निगेटिव है। अरे ऑब्वियस सी बात है सर, अगर यही नहीं पता होता पॉजिटिव निगेटिव, तो ये बैटरी कहां से लगाते, इतना हाई वोल्टेज कैसे लगाते? तो उस समय साइंस को इतना पता था, ह्यूमन बीइंग को इतना पता था कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, और इलेक्ट्रिसिटी में कुछ पॉजिटिव चीज होती है, एक पॉजिटिव होता है, एक उसके अपोजिट होता है, तो उसको क्या बोला उन्होंने? नेगेटिव। तो इसमें क्या मान के चले, तो अब लोगों को पता नहीं था यहां से क्या आ रहा है, तो कई लोगों ने सोचा क्या कि हो सकता है कोई नेगेटिव पार्टिकल आ रहा हो। पार्टिकल यानी जिसके पास मास हो। कई लोगों ने सोचा कि हो सकता है यहां से रे आ रही हो। अब रे क्या है? जिसके पास मास नहीं है, जो रेडिएशन था। तो क्या आ रहा है लोगों को पता ही नहीं, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? कैथोड रे प्रॉब्लम। साइंस में जो चीज हमें नहीं पता होती उसके आगे प्रॉब्लम लगा देते हैं, तो इसको क्या बोला गया? कैथोड रे प्रॉब्लम। मतलब अब हमें ये तो है कि आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये हमें पता ही नहीं। ठीक, अब देखो हुआ क्या, फिर से हिस्ट्री में चलते हैं। 1808 डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसने किसके बारे में बताया? एटम के बारे में। 1879 क्या हुआ? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और शुरुआत में लोगों को लगा कि ये क्या है? रे। इससे क्या हुआ? एक आइडिया आया कि शायद नेगेटिव पार्टिकल आ रहा हो। इससे सिर्फ एक आइडिया आया। तो सबूत क्या है? पहली बात तो क्या सबूत है कि पार्टिकल है गिरे? कोई सबूत नहीं। सबूत कैसे मिलता है साइंस में? एक्सपेरिमेंट से। तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, तो यहां से कुछ आ रहा है, और लोगों ने क्या सोचा? जो आ रहा है वो शायद नेगेटिव हो। ठीक, तो एक आइडिया आया बस कि कुछ नेगेटिव हो सकता है, आ रहा हो, लेकिन लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन था। फिर देखो 1886, सर क्या ये ईयर हमें याद करने हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ईयर याद करने। हो सकता है इसमें से एक आध ईयर गलत भी हो, मैं सिर्फ एक आपको स्टोरी सी सुना रहा हूं। ठीक है, जनरली आईआईटीज में जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं, तो हमारी आईआईटी में एक ऑप्शनल था हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो उसमें आप हिस्ट्री पढ़ते बेसिकली कि जो भी मेजर डिस्कवरीज हुई तो कैसे हुई, कि साइंटिस्ट ने कैसे कोलैबोरेट किया, और यकीन मानिए इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेडिकल वाले तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप आईआईटीज में जाते हैं तो मैं आपको बोलूंगा ये ऑप्शनल जरूर लेना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगी पढ़ने में आपको। तो 1886 में क्या हुआ? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जैसे ही सुना होगा आपको एमएस धोनी वाला याद आएगा कि इस लड़के को हम जानते हैं। तो ये गोल्डस्टीन वही है जिसको क्रेडिट किया जाता है किसके साथ? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के साथ। तो इसने प्रोटॉन के बारे में बताया नहीं था, इसने एक आइडिया दिया था, सिर्फ एक आइडिया प्रपोज किया था कि जैसे यहां से अब नेगेटिव वाला, कई लोगों ने उसमें नेगेटिव पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, तो इसने क्या बोला कि हो सकता है एक पॉजिटिव पार्टिकल भी हो, उसका हो सकता है एक पॉजिटिव पार्टिकल भी हो, बस इतना आइडिया दिया इसने कि शायद एक पॉजिटिव पार्टिकल भी हो। उसके बाद देखो 1897 में जे थॉमसन, कहानी सुनिए आज कहानी, जे थॉमसन ने किए इस पे एक्सपेरिमेंट। अभी कुछ भी लिखने को नहीं, अभी तक आज के लेक्चर में अभी तक आपको कुछ नहीं लिखा होना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने ये फोटो बना ली तो ठीक है, ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये भी मैं लिखवाऊंगा नहीं, सब हटा दूंगा, काम की बात दिखाऊंगा बस।
जे थॉमसन क्या था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में था, ठीक है। तो जे थॉमसन कैम्ब्रिज में था, तो जे थॉमसन ने किया एक्सपेरिमेंट, ये एक्चुअली में है क्या, ठीक। अब देखिए जे थॉमसन इस समय 1897 है, अभी तक लोगों को नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इसने बोला कि एक पॉजिटिव पार्टिकल हो सकता है, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल होगा, समझो। इसने बोला कि शायद एक पॉजिटिव पार्टिकल भी हो सकता है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि एटम के अंदर भी हो सकता है। तो देखिए जे थॉमसन 1897 पे हम आ गए। अब 1897 पे हमारी उस समय की करंट नॉलेज क्या थी, यही डाल्टन्स थ्योरी। ये तो कितनी पुरानी है, ये लगभग 90 साल पुरानी। जैसे आज की भी जो हमारी नॉलेज है वो 90 साल पुरानी है। जो 1930 तक हो गया, उसके बाद मैं सही बता रहा हूँ साइंस में कोई भी मेजर चीज अभी तक नहीं हुई है। तो 90 साल पुरानी थ्योरी अभी हम पढ़ रहे हैं, अब हो सकता है कभी गलत भी हो जाए, ठीक। तो 1897 में जब जे थॉमसन था, तो उसकी नॉलेज में क्या था, उसकी नॉलेज में थी दो चीजें, क्या, एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती थी, जिसको सब मानते थे कि एटम क्या होता, इंडिविजिबल होता, ठीक। दूसरा ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये किसने किया था, क्रुक्स ने किया था। किसने किया था, क्रुक्स कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसको किए हुए भी लगभग देखिए कितने साल हो गए, 18 साल हो गए। तो सोच के देखिए 18 साल तक लोगों को ये पता ही नहीं था कि यहां पर हो क्या रहा है। 18 साल मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों ने कुछ प्रयास नहीं किया होगा, लोगों ने प्रयास बहुत किया होगा, लेकिन असफल रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट से कुछ मिला नहीं होगा। तो फिर जे थॉमसन ने देखो क्या किया, जे थॉमसन ने यही ली क्रुक्स की ट्यूब, और इस पे उसने किए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। ठीक, क्रुक्स की ट्यूब, और उसने किया इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। तो जब इसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया समझना, ठीक है। अभी कुछ लिखना नहीं, अभी लिखवा दूंगा सारा। इसने यहां पर दो इलेक्ट्रिसिटी की प्लेट लगाई। अब अभी तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवरी हो ही चुकी थी, और इंसान को पॉजिटिव और निगेटिव का आइडिया था। तो क्या हुआ कि ये जो थे, इनका पता चला कि डिफ्लेक्ट हुए, ये अपने पाथ, रुको अच्छा पहले तो इलेक्ट्रिसिटी की प्लेट बाद में आते हैं, ठीक है। पहले तो क्या हुआ कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, मान लीजिए ये, और किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या बनी, शार्प शैडो। ऑब्जेक्ट की क्या बनी, शार्प शैडो। सर शार्प शैडो क्या होती है, देखिए जैसे अगर मेरी भी आप शैडो बनाएं तो कुछ थोड़ा पतला हो गया होगा, इसलिए ऐसा बना दे रहा हूं, ठीक। इस तरह से बनेगी। शार्प शैडो का मतलब क्या है, देखो ये शार्प शैडो है, हमारी शैडो ऐसे ही बनती है। देखो शार्प शैडो क्या नहीं होती है, ये तुम खुद बताओ हमारी शैडो कैसे बनती है। शार्प शैडो बनती है कि नॉन शार्प शैडो बनती है, खुद बताओ हमारी शैडो कैसी बनती है, हमेशा शार्प शैडो बनती है। किसी भी चीज की शैडो देख लो, शार्प शैडो बनती है। सर हमारी शैडो शार्प शैडो क्यों बनती है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। क्योंकि हमारी शैडो किससे बनती है, नॉर्मली जो हम देखते हैं लाइट से, विजिबल लाइट से। एंड लाइट की एक प्रॉपर्टी जो आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यानी अगर शार्प शैडो बन रही है, अगर शार्प शैडो बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कुछ यहां से आ रहा है, क्या आ रहा है अभी तो पता ही नहीं, जो भी कुछ यहां से आ रहा है, देखो पहला पॉइंट शार्प शैडो, यानी जो भी कुछ आ रहा है यहां से, उसका क्या है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है। जो भी कुछ आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है, ठीक।
अब देखो, अब ये तय करना था कि जो आ रहा है वो रे है कि पार्टिकल है। सर रे और पार्टिकल में क्या फर्क है, बताया था, देखो भूल गए। रे क्या होती है, रे मतलब लाइट रे, जिसके पास कोई भी एनर्जी, सॉरी, जिसके पास कोई भी मास नहीं है, वो क्या हो जाएगी, रे। ठीक। पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है भाई, पार्टिकल वो होता है जिसके पास क्या होता है, मास। जिसके पास मास होता है वो क्या होता है, पार्टिकल। तो यहां पे एक छोटा इस टाइप का पंखा रख दिया गया, तो शायद आपने बचपन में पेपर से बनाया होगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैडल व्हील। तो जब इसके पास में रखा गया, सपोज जैसे ये है पैडल व्हील, अब ये ठीक से काम नहीं करेगा पैडल व्हील जैसा, सपोज करिए ये ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये पैडल व्हील समझ लो, ऐसे इस तरह से पंखे हैं ये, ठीक है, ये पैडल व्हील हो गया। तो ये पैडल व्हील क्या हुआ, ये देखो घूमने लग गया, ये पैडल व्हील हैज स्टार्टेड रोटेटिंग। अब ये पैडल व्हील रोटेट करने लगा, इसका मतलब क्या है कि यहां से कुछ आया होगा, वो इससे भाई कब होगा, जब यहां से कुछ टकराएगा। और क्या टकराएगा भाई, ये लाइट पड़ रही इतनी ज्यादा इस पे, ये देखो ये यहाँ पे बल्ब है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ से देखिए लाइट आ रही है, इसीलिए यहाँ पे शाइन भी आती है बोर्ड पे शायद। ये लाइट पड़ रही है, ऐसा तो है नहीं कि घूमने लगे, लेकिन खुद देखो, ये देखो, अगर इस पे मास, सर हवा से तो घूमने लगता है, बेटा हवा में क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं कि नहीं, इतने सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, एयर मॉलिक्यूल होते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये देखो, ये पैडल व्हील घूमने लग गया, घूमने लग गया मतलब इससे कुछ टकराया होगा, और ऐसी चीज टकराई होगी जिसके पास क्या होगा, मास। इससे कुछ ऐसी चीज टकराई होगी जिसके पास क्या होगा, मास होगा, ये बात ध्यान रखना। इससे कोई ऐसी चीज टकराई होगी जिसके पास मास होगा। तो पैडल व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग, इसका मतलब क्या है कि यहां से जो आ रहा है वो रे नहीं है, वो क्या है, पार्टिकल। इधर से जो आ रहा है वो क्या है, वो रे नहीं है, वो क्या है, पार्टिकल है। एक सबूत हुआ कि भाई इसके पास क्या है, मास। दूसरी बात, जब यहां पर क्या लगाई गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये वैसे तो स्ट्रेट लाइन में चलता था, और अब इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल। अब ये रे नहीं है, कैसे पता, क्योंकि पैडल व्हील रोटेट होने लगता है। तो ये डिफ्लेक्ट हो गया अपने पाथ से, और किसकी तरफ मुड़ गया, पॉजिटिव वाले की तरफ। तो पॉजिटिव वाले की तरफ मुड़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यानी इसके पास क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज की वाली प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये क्या रहा होगा, बोलो भाई, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है इसीलिए ये किस तरफ मुड़ा होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गया, ये भी इस बात का सबूत है क्या, कि ये पार्टिकल है, क्योंकि रेज जो हैं, जैसे एक क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताऊं, एक्सरे का कोई क्वेश्चन था, जैसे 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखना, जैसे एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, कोई भी तुम ले लो, लाइट कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होती, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में। किसी भी फील्ड में, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में कौन डिफ्लेक्ट हो सकता है, पहली बात, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके पास मास तो होना ही चाहिए, और क्या होना चाहिए, चार्ज। ये दो चीजें होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वो डिफ्लेक्ट कर सकता है। दो चीजें कौन सी होनी चाहिए, एक चार्ज और दूसरा मास। तो ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये भी इस बात का सबूत है कि ये पार्टिकल है और ये रे नहीं है। क्यों, क्योंकि डिफ्लेक्ट केवल कौन कर सकता है, जिसके पास क्या हो, मास हो, और लाइट के पास मास नहीं होता। तो ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास क्या है, मास।
तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट, तो इन तीनों चीजों का क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ कि ये क्या है, पार्टिकल है और ये रे नहीं है। ठीक है, तो अभी सर इलेक्ट्रॉन की क्या बात है? अभी तो इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं आई। तो अब पहले जितना भी सीखा है पहले उसको लिख लेते हैं, फिर बात आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। लिखो, ये फोटो बनाओ, लिखना चालू। लिखो पहला पॉइंट, अब लिखते चलना फटाफट। पहला पॉइंट, कैथोड रेज आर नॉट रेज। कैथोड रेज आर नॉट रेज, ब्रैकेट में लिखो नॉट एनर्जी। रे का मतलब हम क्या मान के चलेंगे? प्योर एनर्जी। ठीक, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल, फटाफट लिखो, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, ब्रैकेट में लिखो लेटर ऑन दीज पार्टिकल्स केम टू बी नोन एज इलेक्ट्रॉन। Later on these particles came to be known as electron। ठीक, दूसरी बात, ये इनविजिबल थे। इनविजिबल थे इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा तो है नहीं कि हम अंधे हो गए। इसका मतलब क्या है कि ये दे मस्ट बी वेरी स्मॉल, इसीलिए हमें दिखे नहीं। तो लिखो सेकेंड पॉइंट, दे आर इनविजिबल hence they must be very small। they are invisible hence they must be very small। तीसरा पॉइंट, they cast a sharp shadow। they cast a sharp shadow of the object placed in their path। they cast a sharp shadow of the object placed in their path। it means they travel in straight line। it means they travel in straight line। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, they are particles, ब्रैकेट में लिखो हैविंग मास। दे आर पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिखो हैविंग मास, एंड नॉट रेज। एंड नॉट रेज, रेज में लिखो कि प्योर एनर्जी। ये पार्टिकल है, रेज नहीं है। बिकॉज ए, पहला पॉइंट, they rotate the paddle wheel placed in their path। they rotate the paddle wheel placed in their path। ठीक, B, they are deflected in electric and magnetic fields। B, they are deflected in electric and magnetic fields। ठीक है, आगे लिखो कि रेडिएशन क्या होता था? लाइट। भाई लिख लो IE, लिख लो फटाफट। IE मतलब अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, लिखते चलो, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड एटसेट्रा आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। are not deflected in electric and magnetic field as they do not have mass। as they do not have mass। ठीक, फिफ्थ पॉइंट, on applying electric field in their path। on applying electric field in their path they are deflected towards the positive plate। they are deflected towards the positive plate। it shows that they have negative charge। it shows that they have negative charge। also in magnetic field they deflect
in such a manner, they deflect in such a manner which shows they have negative charge, which shows they have negative charge. ठीक, 6th पॉइंट, कैथोड रे आती कहां से है? तो माना जाता है कि पहले कैथोड के मटेरियल से आती है, फिर यहां से गैस से निकलती है। लिखो, फिर समझाता हूं, लिखो 6th पॉइंट, कैथोड रेज आर जनरेटेड फर्स्ट, cathode rays were generated first from the material of the cathode. Cathode rays are generated first from the material of the cathode and from the gas filled inside the tube, and then from the gas filled inside the tube, and then from the gas filled inside the tube. नेक्स्ट पॉइंट, सर अभी तक सारी बातें हो गई, ठीक है, तो ये समझ में आया कि यहां से जो पार्टिकल, यहां से हमें क्या समझ में आया? बस दो चीजें। पहली बात, ये पार्टिकल है, रे नहीं है। दूसरा, पार्टिकल है यानी इसके पास मास है और ये नेगेटिव चार्ज है। आप ये कैसे साबित करोगे? भाई इलेक्ट्रॉन तो सर हर एटम में होता है, देखो होता है कि नहीं सर? हर एटम, किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम ले लो, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। आप ये कैसे साबित करोगे कि ये जो पार्टिकल है, ये जिसका नाम आगे चल के इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, ये हर एटम में होता है? इस बात को साबित करो। सर क्वेश्चन समझो मेरा, सर साबित करो कि ये जो पार्टिकल आ रहा है, जो भी इसका नाम है, भाई इलेक्ट्रॉन आज हमें पता है कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम बोलते हैं, यानी हर एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो सर इसके एक्सपेरिमेंट से मुझे साबित करके बताओ कि कैसे आप ये बात कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक एटम में। तो देखो उसके लिए क्या साबित हुआ, लिखो। जे थॉमसन ने क्या निकाली? E/m रेशियो। सर E क्या था? याद करो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। याद करो, E इसीलिए चार्ज को बोलते हैं, किसको? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और m क्या है? मास। तो जे थॉमसन ने E/m निकाला, ठीक, एक इन रेस का, ठीक। तो जो इसने निकाला तो वो आया 1.76 इंटू 10⁸ कूलॉम पर ग्राम, ठीक, 1.76 इंटू 10⁸ कूलॉम पर ग्राम। अब देखो उसने क्या किया, ये कैथोड सॉलिड है, उसने सॉलिड दुनिया भर के लगा डाले। उसने क्या किया? कभी आयरन लगाया, E/m कैलकुलेट किया, इतना ही आया। फिर उसने गोल्ड लगाया, फिर प्लेटिनम लगाया, फिर सिल्वर लगाया, फिर कॉपर लगाया, उसने ब्रॉन्ज भी लगा डाला, जो भी सॉलिड मिल सकता था, जिससे कैथोड बनाया जा सकता था, उसने लगा दिया। एट द सेम टाइम उसने गैसेस भी डिफरेंट भरी। मतलब एक बार आयरन जो है नाइट्रोजन गैस के साथ, एक बार आयरन जो है हाइड्रोजन गैस के साथ, एक बार आयरन का कैथोड क्लोरीन गैस, मतलब हर टाइप का सॉलिड और हर टाइप की गैस उसने ली। लेकिन हर बार क्या हुआ? E/m रेशियो इतना ही आया। उसने दुनिया भर के सॉलिड और दुनिया भर की गैसेस ले ली और हर गैस को हर सॉलिड के साथ मिक्स किया और फिर यहाँ पे चलाया, तो हर बार E/m रेशियो क्या आया? इतना ही आया। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि ये जो पार्टिकल है ये हर गैस में भी है और हर सॉलिड में भी है। ये जो पार्टिकल है हर गैस में भी है और हर सॉलिड में भी है। क्योंकि ये आ कहां से रहा है पार्टिकल? पहले तो यहां सॉलिड से आ रहा है, बाद में किससे आ रहा है? गैस से। इसका मतलब ये पार्टिकल हर गैस और हर सॉलिड में है। इसका मतलब ये पार्टिकल क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेचर है, एंड इट इज प्रेजेंट इन ईच गैस एंड ईच सॉलिड। तो भाई लिक्विड क्या होता है? किसी को भाई गैस को भी लिक्विफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए जे थॉमसन ने क्या बोला कि ये जो मेरा पार्टिकल है इसका मैं नाम रखूंगा इलेक्ट्रॉन, और ये जो है हर जगह प्रेजेंट है, हर एलिमेंट में प्रेजेंट है, हर एलिमेंट में प्रेजेंट है। लेकिन सबसे छोटा तो क्या होता है सर? एटम। तो उसने बोला ये एटम के अंदर भी प्रेजेंट है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? अभी तक तो क्या था? अभी तक तो हमें क्या पता था कि एटम ही होता है, एटम ही सबसे छोटा होता है। लेकिन सोच के देखिए उस समय जे थॉमसन की कितनी बोल्ड स्टेटमेंट रहा होगा ये, कि उसने दुनिया को क्लेम किया
कि ये जो पार्टिकल है ये फंडामेंटल पार्टिकल है और ईच एंड इट इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम इज नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। एटम के अंदर भी एक दूसरा पार्टिकल है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उस समय। लिखिए 7th पॉइंट, E by M रेशियो ऑफ, देखो E by M रेशियो ऑफ कैथोड रेज, E by M ratio of cathode rays does not depend upon nature of gas. E by M ratio of cathode rays does not depend upon nature of gas or material of cathode or material of cathode. If we take any gas or any solid as cathode, then E by M ratio is always same. Then E by M ratio is always same. Therefore, the particle which is getting emitted, bracket में लिखो इलेक्ट्रॉन, bracket close, in cathode rays is fundamental particle of nature. Is fundamental particle of nature. Underline करना इस स्टेटमेंट को। It is present in all the elements. It is present in all the elements. It is the universal constituent of an. It is universal constituent particle of matter. It is universal constituent particle of matter. फिर लाइन चेंज करके लिखो कि E by M ratio calculated by J.J. Thomson was 1.76 into 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। ठीक, तो अभी चार्ज बाई एम रेशियो आ गया, ना चार्ज पता ना मास पता, तो लिखो नोट मिलिकन 1955 मिलिकन in his oil drop experiment, Millikan in his oil drop experiment calculated charge on electron, and it was found to be 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb और 4.8 into 10 की पावर minus 10 ESU। आप सोच के देखिए इलेक्ट्रॉन वाली बात कब से कब तक चली, 1879 से 1917 तक। यहां से आइडिया आया, फिर उस आइडिया को पूरा फाइनल सब कुछ करने में कितने साल लग गए भाई, 80 मान लो 38 ईयर्स, 38 ईयर्स लग गए कि एक साइंटिस्ट ने आइडिया दिया। फिर इस पे साइंटिस्ट J.J. थॉमसन का तो नाम आपको पता है क्योंकि वो सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद मिलिकन का नाम आपको पता क्योंकि ये सक्सेसफुल हुआ। सोच के देखिए इन 38 ईयर्स में कितने साइंटिस्ट ने कितनी मेहनत की होगी, तब जाके हमें क्या मिला, इलेक्ट्रॉन, जिसकी आज आप वैल्यू नहीं करते हो, आप तो सोचते तो होता ही है, ऑब्वियस मान के चलते हो। ठीक है, तो अब ये हो गया कैथोड रेज। अब देखो चार्ज आ गया, इससे मास आ जाएगा। मास कैसे आ जाएगा, देखो E अपॉन एम, तो ये E कट जाएगा, तो E कितना है, और ये कितना है 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। तो इससे मास आ गया 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम या -31 kg। तो फिर जाकर मास आया, 38 साल लग गए, 38 ईयर्स। लिखो
अब हेडिंग डालो एनोड रे। तो 1886 में जो गोल्डस्टीन ने अपना आइडिया दिया था वो कैसे दिया था, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसने देखो क्या किया, देखिए ये कैथोड और ये एनोड। अब उसने क्या लिया, परफोरेटेड कैथोड ले लिया। कैसा कैथोड ले लिया भाई, परफोरेटेड कैथोड। फिर क्या हुआ, इसके पीछे फिर से क्या आने लगा, ग्लो। इसके पीछे भी क्या आ गया भाई, ग्रीन ग्लो। कब, जब क्या लगाया, ZNS, ठीक। तो क्या माना गया कि भाई इस डायरेक्शन से क्या आ रहा होगा, कुछ रेज आ रही होंगी, some rays must be coming from this direction, जो कि इसके पीछे गई और फिर इन्होंने यहां पर किया। इन रेज की भी सेम प्रॉपर्टीज थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती थी, ये शार्प शेडो बनाती थी, ये पहिया घुमा देती थी। तो इससे क्या तय हुआ कि ये क्या है, पहली बात पार्टिकल है, ये रेज नहीं है। लेकिन ये बात गोल्डस्टीन नहीं बोल पाया था, ठीक है, कि ये पार्टिकल है और ये रेज नहीं है। ये पार्टिकल है, ये रेज नहीं है, ये बात तो किसने बताई थी, जे थॉमसन ने। लेकिन मैं और आपको बता रहा हूं, ये एनोड रे एक्सपेरिमेंट मान लीजिए 1886 में शुरू किया गया था और चला था लगभग बहुत टाइम तक चला था, मतलब 1920 इसके आसपास तक चला था, 1920-1922 तक, ठीक है। तो जब जे थॉमसन ने कर दिया था तो फिर सबने कर लिया था तुरंत खटाखट। तो अब ये देखो, तो इनको एनोड रेज या फिर कैनाल रेज बोला गया। कैनाल रेज मतलब क्यों, क्योंकि ये छोटी छोटी इससे निकल जाती हैं, ये छोटे छोटे जो परफोरेशन था इससे निकल जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, कैनाल रेज। एक तरीके का माना गया कैनाल। आपको ये डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो लिखो एनोड रेज के बारे में, लिखो फटाफट, लिखो दे आर ऑल्सो रेज, दे आर ऑल्सो नॉट रेज बट पार्टिकल, they are also not rays but particle। प्रूफ क्या है इसके, लिख लो प्रूफ, ए रोटेट द पेडल व्हील, बी डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, रोटेट द पेडल व्हील, बी डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरा they are deflected towards negative plate, देखो they are deflected towards negative plate, it means they are made up of positively charged particle, it means they are made up of positively charged particles, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बनाना इस पे, कि एनोड रेज आर नॉट जनरेटेड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द एनोड, एनोड रेज आर नॉट जनरेटेड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द एनोड, दे आर जनरेटेड फ्रॉम द गैस filled inside the tube, they are generated from the gas filled inside the tube। देखो कैसे, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है यानी क्या है, कैथोड रे, प्लस ये मान लो Cl गैस भरी हुई थी, ठीक है। ये कैथोड रे कहां से आई, मटेरियल ऑफ कैथोड। अब ये क्या है, गैस फील्ड है। तो क्लोरीन में आपको पता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, है कि नहीं। तो जब इधर से कैथोड रे आएगा, इससे टकराएगा, तो इसको क्या करेगा, निकाल देगा। जब इधर से कैथोड रे आएगा, इसको टकराएगा तो क्या करेगा, निकाल देगा। तो ये देखो क्या बन जाएगा, Cl प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो Cl पॉजिटिव वाला बचा, इस पॉजिटिव को क्या बोला गया,
एनोड रेज। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है? कैथोड रे। और ये इलेक्ट्रॉन को भी क्या बोलेंगे? कैथोड रे। फर्क क्या है कि ये कहां से आई है? कैथोड रे फ्रॉम द गैस, और ये कैथोड रे कहां आई है? कहां से आई है? फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द कैथोड। ये कहां से आई है? फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द कैथोड। ठीक है, लिखो। इसी तरह देखो दूसरा, इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएंगी? कैथोड रेज। एक गैस से आई, एक मटेरियल ऑफ कैथोड, और ये क्या हो जाएगी? एनोड रेज। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? मटेरियल ऑफ कैथोड से आया। ठीक है ना? ये कहां से आया भाई? मटेरियल ऑफ कैथोड। ये क्या बनी? एनोड रेज। और ये क्या है? कैथोड रेज। ठीक, तो अब बताओ, इसमें तो ये पॉजिटिव चार्ज अलग अलग निकल रहा है, यानी फोर्थ पॉइंट स्टार बना के लिखो, 2 स्टार बना के, कि E/M रेशियो लिखो। E/M रेशियो ऑफ एनोड रेज is not constant like cathode rays. E/M ratio of anode rays was not constant like anode rays. Like cathode rays. ठीक है, आगे लिखो। The mass of particle constituting the anode rays is found to be different for different gases. However, its value is approximately equal to that of atom of the gas. मतलब भाई कि सर ये यही कैसे निकला, हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो गैस का मास था और जो इसका मास था वो प्रैक्टिकली सेम था, तो क्या माना गया कि यहां से क्या निकल गया होगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक, फर्दर प्रूफ बाद में आया, अभी केवल गेस किया गया। अब लाइन चेंज करके लिखो कि फर्दर एक्सपेरिमेंट्स रिवील्ड दैट when hydrogen is taken inside, further experiments reveal that when hydrogen is taken inside the discharge tube, the particles present in the anode ray, यानी ये have minimum mass, i.e. lightest positively charged particles are produced. The charge on these particles were found to be same as that of electron. ठीक, the charge by m, the E/M ratio, लाइन चेंज करके लिखो, for anode rays of hydrogen was found to be 9.58, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, कूलॉम पर ग्राम। 9.58 इंटू 10⁴ कूलॉम पर ग्राम।
hence the mass for anode rays of hydrogen would be तो मास वही आ गया जो आपको पता है by 1.67 into approximately 10 की पावर -24 kg सॉरी ग्राम 10 की पावर -27 kg होता है ना, तो बस ठीक है। लाइन चेंज करके लिखो दिस मास इज सेम एज हाइड्रोजन एटम। दिस मास इज सेम नहीं, नियरली द सेम एज हाइड्रोजन एटम। This mass is nearly the same as hydrogen atom. ठीक है। These particles were termed as protons. प्रोटॉन ग्रीक में मतलब है प्रोटस का मतलब है फर्स्ट। By Rutherford in 1920. By Rutherford in 1920। ठीक, तो इसके बाद प्रोटॉन की डेफिनेशन क्या होगी, लाइन चेंज करके लिखो हेंस प्रोटॉन कैन बी डिफाइंड एज फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन कैन बी डिफाइंड एज फंडामेंटल पार्टिकल which carries 1 unit positive charge, which carries 1 unit positive charge and has mass nearly equal to hydrogen atom and has mass nearly equal to hydrogen atom। ठीक सर, इस डेफिनेशन में एक कमी है। क्या कमी है बेटा? सर आपने देखिए दो बातें साबित कर दी। क्या आपने ये तो साबित कर दिया कि इसका चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन जितना है, चलो हमने ये मान लिया। इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, ये आपने साबित कर दिया, हमने मान लिया। इलेक्ट्रॉन पे सबसे कम चार्ज है नेगेटिव, हमने मान लिया। प्रोटॉन पे भी क्या है, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है, ये भी हम मान लेते हैं। लेकिन आपने डेफिनेशन में जो अभी अभी हमें लाइन लिखवाई उसमें क्या लिखवाया कि प्रोटॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है। आपने लिखवाया कि प्रोटॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। ये कैसे साबित होगा सर कि प्रोटॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है कि नहीं? ये तो मैं साबित अभी तक कर ही नहीं पाया कि प्रोटॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। तो फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिखो प्रोटॉन को मैं फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कह रहा हूं। लिखो कि if we take any gas in the discharge tube, if we take any gas in the discharge tube, the mass of positively charged particles, the mass of positively charged particles, positively charged particle यानी ब्रैकेट में लिखो एनोड रेज ब्रैकेट क्लोज, was found to be nearly a whole number multiple, found to be nearly a whole number multiple of mass of proton। यानी जितनी भी एनोड रेस थी, जैसे Cl का भी जो मास था वो क्या था, कुछ x टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। मान लो तुमने नाइट्रोजन ली तो नाइट्रोजन का भी जो एनोड रेस थी उसका भी मास था, वो क्या था, कुछ y टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। और ये x और y भी क्या थे, 1 2 3 4, यानी या तो एक प्रोटॉन या तो दो प्रोटॉन या तो तीन प्रोटॉन या तो चार प्रोटॉन। तो इसलिए क्या माना गया कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है उसी तरह प्रोटॉन भी क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है और वो एटम के अंदर है। एटम के अंदर है सर, ये कैसे साबित हुआ, अभी फिर साबित करता हूं। तो लिखो hence it led to belief that proton must be fundamental particle। Hence it led to belief
that proton must be fundamental particle present in all atoms and atoms of gases other than hydrogen contain some whole number of protons. ठीक, तो सर अभी तो आप 18, अब जरा हिस्ट्री में आओ, 1897 पे थे आप, ठीक है। तो प्रोटॉन कब हुआ? 1886 में गोल्डस्टीन ने सोचा कि पॉजिटिव पार्टिकल हो सकता है। अब जैसे ही 1897 में आया, 1898 में आ गया भैया कौन? थॉमसन। तो इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने अपना मॉडल दिया। इन्हें प्रोटॉन के बारे में तो पता ही नहीं है, इनको प्रोटॉन के बारे में नहीं पता, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि वाटरमेलन जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन मिल चुके थे, तो उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं हर जगह वाटरमेलन में, जैसे सीड्स होते हैं, और जो खाने वाला होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी उसने खाने वाला तो देखो पॉजिटिव पूरा एक ही बल्क होता है ना, अलग अलग तो होता नहीं है। जो सीड्स होते हैं वो टुकड़े 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 में होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन जो वाटरमेलन आप खाते हैं वो तो एक ही पूरा बल्क होता है ना, अलग अलग तो होता नहीं। तो यही उसको प्रोटॉन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। फिर क्या हुआ? 1911 में आया कौन? रदरफोर्ड, और उसने क्या दिया? रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल से क्या हुआ था? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। याद करो, रदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया था? डिस्कवरी की थी, किसकी? न्यूक्लियस की। और न्यूक्लियस से पता चला था क्या? कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, कहां पर? इनसाइड द एटम। तो जब ये बात आई तो लोगों को गोल्डस्टीन की बात याद आई कि शायद कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है, किसकी तरह? प्रोटॉन की तरह। तो फिर एक्सपेरिमेंट होता गया और 1920 में रदरफोर्ड ने डिफाइन किया क्या? प्रोटॉन। कौन सी डेफिनेशन? जो अभी आपको दी, वो किसने दी थी? 1920 में। तो जाकर फाइनली प्रोटॉन कब हुआ? 1920 में। लेकिन इसकी डिस्कवरी का फिर भी श्रेय किसको दिया जाता है? गोल्डस्टीन को। तो अब ये हिस्ट्री की बात चल रही है, तो अब देखिए, अब हम चलते हैं जरा 1913 पर। एक साइंटिस्ट था मोजले, आपने इसका नाम सुना होगा, 8, 9, 10 में पढ़ा होगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके पे बना है? मोजले लॉ पे। तो अब सुनिए, आज आप सबसे फंडामेंटल पार्टिकल एटम की क्या मान के चलते हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मान के चलते हो कि भाई नाइट्रोजन कौन है? जिसमें 7 प्रोटॉन है। अगर 7 से ज्यादा या 7 से कम, तो ये देखो, ठीक। नाइट्रोजन कौन? जिसमें 7 प्रोटॉन। अगर 7 से ज्यादा या 7 से कम, तो क्या हुआ? वो नाइट्रोजन नहीं रहेगा। अगर 6 हो जाएगा तो कार्बन, और 8 हो जाएगा तो क्या? ऑक्सीजन। तो मोजले के एक्सपेरिमेंट के पहले क्या माना जाता था? ये जो मास नंबर है, इसको फंडामेंटल पार्टिकल माना जाता था। सर, ये मास नंबर को फंडामेंटल पार्टिकल मानेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। क्यों सर? क्यों बेटा? क्योंकि सर ये देखो, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर तो ये आइसोटोप रहेंगे ही नहीं, ये तो अलग अलग एलिमेंट माने जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब दिक्कतें थी साइंस की तरफ, साइंस के पास, लेकिन उसको सॉल्व किया किसने? मोजले ने। और मोजले के एक्सपेरिमेंट आप पढ़ेंगे कब? 12th में फिजिक्स में, ठीक। तो 1913 में मोजले। अब मोजले ने क्या किया? लिखो, मोजले ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो अब यहां पर, अब मोजले को पता क्या था कि भाई प्रोटॉन, मोजले को पता था कि न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और इलेक्ट्रॉन है। तो उसने देखा कि लिखो, ईच, या ऐसे समझो कि उसके मोजले के हिसाब से क्या था कि अगर 10 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का वेट कितना था? 1 AMU।
तो किसी भी एटम में अगर 10 प्रोटॉन है, जैसे नाइट्रोजन है 7 प्रोटॉन है, तो इसका वेट कितना होना चाहिए 7 AMU। लेकिन 7 AMU नहीं था, उससे ज्यादा था, और थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा था। इसी तरह ऑक्सीजन में भी था, इसी तरह सारे एलिमेंट में यही था। तो मोजले बड़ा परेशान कि भाई जितने प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जितने का भी मैं वजन नापता हूं तो बिल्कुल ही अलग आता है। तो फिर लोगों ने इस पे क्या सोचा, लोगों ने सोचा इसका मतलब कुछ और है न्यूक्लियस एटम के अंदर, और जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। वो न्यूट्रल क्यों होना चाहिए, क्योंकि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम पे नॉर्मली कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए क्या माना जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो यानी जो कोई थर्ड पार्टिकल है, वो थर्ड पार्टिकल जो है वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। और उस थर्ड पार्टिकल की खोज की किसने, चैडविक ने। – 1932 में न्यूट्रल पार्टिकल, जिसको उसने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। ठीक है। अब उसने देखो एक्सपेरिमेंट किए, बेरिलियम प्लस अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस He+2 प्लस बेरिलियम। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 1 2 3 4। ठीक है। और देखिए जब उसने इसके साथ एक्सपेरिमेंट कराया तो क्या बना, कार्बन। क्या बन गया भाई, कार्बन। और एक पार्टिकल और बना, ये देखो, ये क्या बताते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये क्या बताते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन उस समय तो हमें पता नहीं था, उस समय में क्या पता था, ये वेट है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखो एक वेट आया अप्रोक्सीमेटली। तो इस पार्टिकल का उसने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। एक और उसने एक्सपेरिमेंट कराया कि भाई अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है He+2, ये उसने फिर से अल्फा पार्टिकल की रिएक्शन बोरॉन से करा दी। बोरॉन कितना होता है 5 और ये 10। तो क्या बन गया, एक तो न्यूट्रॉन बना और क्या बना, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन देखो 5 और 2 7 और 11 होगा। तो ये देखो, तो फाइनली चैडविक ने जाकर न्यूट्रॉन ढूंढा। तो मोस्ले फेल रहा, लेकिन मोस्ले बहुत बड़ा काम कर गया जब मोस्ले ने क्या बताया कि जो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का सबसे जो बेसिक पार्ट होता है वो कौन सा, सबसे फंडामेंटल क्या होता है, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी, हो सकता है किसी को बोरिंग लगी हो, किसी को इंटरेस्टिंग लगी हो। तो हमें क्वेश्चन कौन से करने हैं, हिस्ट्री का भी एग्जाम में आनी नहीं। 148 से 168। और भी बहुत हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री इसकी पढ़ोगे कैसे हुआ। तो 1896 में बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की। फिर आपने सुना होगा गीगर काउंटर, जो रेडियो एक्टिविटी का मेजरमेंट करता है। तो बेसिकली रदरफोर्ड 1907 से 1910 तक गीगर के साथ मिलके रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट, कोई डिवाइस बनाने लगा। लेकिन ये दोनों मिलके फेल हो गए। फिर गीगर अलग हो गया, फिर उसने साल भर बाद 1910 में दे दिया गीगर काउंटर, और रदरफोर्ड इधर सफल हो गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।